Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this YouTube session which we are providing you on this free YouTube channel Triple S. जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी आपको MCQs मिल रहे हैं, MCQ सेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम इस YouTube चैनल के माध्यम से, ट्रिपल एस के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं वो लेक्चर्स, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो। आज हम एक और कंपोनेंट जो कि आपके अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में है, आज उसके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन environment and ecology. Starting with the first question. The first question is here: which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? Option A, biosphere reserves. Option B, botanical gardens. Option C, national park. And option D, wildlife sanctuary. I hope कि आपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ से पिकअप कर लिया होगा, आपने इसका आंसर करेक्टली टिक कर लिया होगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉटनिकल गार्डन। देखिए, आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन। सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन होता है कि कंजर्विंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, इसको इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन कहेंगे। एंड एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन इज कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरियाज। यहाँ पे लिखा है मैंने आउटसाइड द एरियाज वेयर दे नेचुरली ऑकर, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू। अगर हम यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन्स को देखेंगे तो बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है कि साइंटिफिकली प्लांटेड कलेक्शन ऑफ लिविंग ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड अदर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हम इकट्ठे करते हैं प्लांट्स को, फ्लोरा को, श्रब्स को, हर्ब्स को, क्लाइंबर्स को, एंड उनकी साइंटिफिकली प्लानिंग करके उनको कंजर्व किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अगर हम इंस्टीट्यूट मेथड देखेंगे तो इंस्टीट्यूट मेथड मतलब है कंजर्विंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हियर वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू फ्लोरा, दिस इज कंजर्विंग द प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स की तरफ देखेंगे, यहाँ पे भी ये भी इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। नेशनल पार्क्स इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कंजर्वेशन। यानी कि यहाँ पे जो हम कंजर्वेशन करते हैं उनको हम कहीं दूर नहीं ले जाते, बल्कि जो इनके नेचुरल हैबिटेट होते हैं उनको वहीं पे हम कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो ऑप्शन बी, बॉटनिकल गार्डन इज योर करेक्ट answer. Coming on to now question number 2. The question number 2 here is the red data book. The red data book published by IUCN, International Union for Conservation of Nature, contains list of option 1, endemic plant and animal species present in biodiversity hotspots. Option number 2, threatened plant and animal species. And option number 3, protected sites for conservation of nature and natural resources in various countries. Which of the given statements above is or true, is or correct? Option A, 1 and 3 only. Option B, 2 only. Option C, 2 and 3 only. And option D, 3 only. आपसे रेड डेटा बुक के मुतालिक क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर to this question number 2 is option B, option number 2, that is threatened plant and animal species. So option B here is correct answer. Option B is correct. Now I will give you in a brief about this red data book. This red data book contains the species that are threatened by natural that are threatened
बाय वेरियस लाइक नेचुरल, इसके पीछे नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके पीछे ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं. एंड दिस रेड डेटा बुक इज published, is continually updated and is issued by International Union for Conservation of Nature, that is IUCN. इसको पब्लिश करता है IUCN, विच इज़ उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो है इन मॉर्जिस स्विट्ज़रलैंड. मॉर्जिस स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, इन मॉर्जिस स्विट्ज़रलैंड. This red data book first was first time issued in 1966 by IUCN's Special Survival Commission as a guide for formulation, presentation and management of species, जो कि इसमें लिस्टेड थी. इस बुक में क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन दिया जाता है किनके मुतल्लिक. एक तो एंडेंजर्ड मैमल्स एंड बर्ड्स के लिए जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स से या प्लांट्स से ज़्यादा, यानी कि इनके मुतल्लिक ज़्यादा ही जानकारी होती है जो एंडेंजर्ड मैमल्स एंड बर्ड्स होते हैं. अगर हम पिंक पेजेस की बात करें, पिंक पेजेस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का लिस्ट होता है. एंड उसमें जो ग्रीन पेजेस होते हैं, इसमें एक होते हैं पिंक पेजेस एंड ग्रीन पेजेस. पिंक पेजेस पे कौन होते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़. एंड अगर ग्रीन पेजेस की बात करें, इसमें वो स्पीशीज़ होते हैं जो पहले एंडेंजर्ड थे बट नाउ दे हैव रिकवर्ड टू अ पॉइंट वेयर नो लॉन्गर दे आर थ्रेटन्ड. यानी कि ओवरऑल अगर हम रेड डेटा बुक की बात करें तो इसमें थ्रेटन्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ का लिस्ट होता है. किसमें? रेड डेटा बुक में. So the answer to this question is option B, that is two only threatened plant and animal species. Coming on to your question number 3. Question number 3 here is, with reference to Agenda 21, consider the following statements. Agenda 21, consider the following statements. Option 1, it is a global action plan for sustainable development. Option number 2, it originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. Which of the given statements above is or correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. And option D, neither 1 nor 2. I hope कि आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. आई होप आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 ओनली. देखिए, ये जो एजेंडा 21 था, एक क्या हुआ था कि UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की एक कॉन्फ्रेंस हुई, की एक निशस्त हुई. कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है. ब्राज़ील में एक कॉन्फ्रेंस हुआ UNCED का एक कॉन्फ्रेंस हुआ ब्राज़ील में इन 1992 में ये निशस्त हुआ. एंड इसमें क्या था कि एक कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन to be taken globally, nationally and locally by organizations of the UN, governments and major groups in every area in which humans directly affect the environment. ये एक इसका दस्तूर था कि ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनली एंड जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो इस चीज़ पे काम करेंगी कि जहाँ पे ह्यूमन्स डायरेक्टली करते हैं इफेक्ट एनवायरनमेंट को, वहाँ पे हम कुछ स्टेप्स लेंगे टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, टूवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. जो इस एजेंडा में एजेंडा 21, जो इसमें नंबर 21 है, दिस रेफर्स टू द एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी के लिए ये यूज़ हुआ है एजेंडा, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहते हैं. इसमें फिर आता है लोकल एजेंडा 21, एजेंडा 21 फॉर कल्चर. एंड ये आप सबको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि ये एक
ग्लोबल एक्शन प्लान है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस इज हियर करेक्ट, बट दिस वाज रिजल्ट ऑफ this was the result of UNCED conference held in Rio de Janeiro. Not of this was not in 2002 but in 1992. In 1992. So option A, that is one only. This is the correct answer. Coming on to question number 4. Question number 4 here is, with reference to net zero emissions, consider the following statements. First statement, it refers to achieving net carbon emission in the atmosphere. Option number 2, India has committed to achieve net zero emissions by 2050. Which of the following statements are correct? Option A, one only. Option B, both 1 and 2. Option C, 2 only. And option D, neither 1 nor 2. I hope कि आपने correct option tick कर लिया होगा. The correct answer to this question is option D, that is neither 1 nor 2. देखिए, ये जो net zero emissions है, this net zero emissions, this is also called as carbon neutrality. Carbon neutrality इसको कहा जाता है carbon neutrality. इसमें क्या आता है कि this refers to achieving net zero, not only carbon, but achieving net zero carbon dioxide emissions, CO2 emissions, net zero CO2 emissions. This net zero emissions, achieving net zero carbon dioxide emissions and not carbon emissions, right? And आपको पता है कि this can be done by balancing emissions of carbon dioxide with its removal, जो कि होता है through carbon offsetting, like carbon sequestration, etc. Right? And still, India has not shown any interest in this. India has not yet signed this net zero emission. Some countries have signed, like France, like Germany, like China, etc. These countries have signed this net zero emission, and India is yet to sign it. So option D, that is neither 1 nor 2, इनमें से कोई भी नहीं. Right? This is the answer to your question number. This is the answer to your question number 4. Coming on to question number 5. Question number 5 here is, allelopathy refers to. Option number 1, inhibition of growth of one species by another by the production of toxins. Option number 2, altering the reproductive cycle of one organism by another. And option 3, inhibition of growth of one species by another by preventing reproduction. I hope कि आपने correct answer यहाँ पे tick कर लिया होगा. The correct answer to your question number 5 is option number first, that is inhibition of growth of one species by another by the production of toxins. देखिए, एलिलोपैथी जो है, दिस एलिलोपैथी ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं सम केमिकल पॉइजनस. कुछ केमिकल पॉइजनस वो रिलीज करते हैं टू डिस्ट्रॉय जो नेबरिंग उनके प्लांट्स होते हैं, कुछ उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कुछ केमिकल पॉइजनस रिलीज करते हैं. किसके लिए? फॉर मोर स्पेस, इनको फैलने के लिए चाहिए स्पेस एंड सनलाइट. फॉर स्पेस एंड सनलाइट ये कुछ केमिकल पॉइजनस रिलीज करते हैं टू डिस्ट्रॉय नेबरिंग प्लांट्स. दिस इज allelopathy. This is the mechanism of allelopathy, and this is, for example, this is found in rhododendron. Rhododendron जो है ये allelopathic है. ये केमिकल पॉइजन रिलीज करते हैं जिससे जो सराउंडिंग में नेबरहुड में जो प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो जल जाते हैं. राइट? कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 here is, in an ecosystem
energy flow is always option number 1 unidirectional, option number 2 bidirectional, option number 3 in any direction, and option number 4 down directional. आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज यूनिडायरेक्शनल. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, ये आप याद रखेंगे कि यूनिडायरेक्शनल होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक यहाँ पे एक फूड चेन लेंगे, फॉर एग्जांपल दीज आर कुछ डेट्रिटोरस है, ये डिके हो गए, ये डिके हो गए, डिके उनको ह्यूमस बन गया, सॉइल में ट्रांसफ़र हो गया, फिर इस पे प्लांट्स उगेंगे, फिर इस पे प्लांट्स उगेंगे, यानी कि इनकी एनर्जी इनमें ट्रांसफ़र होगी. और आप याद रखेंगे फॉर ईच लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है. देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस होती है. फिर इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खा जाते हैं, फिर इन हर्बीवोर्स को प्राइमरी प्रीडेटर्स खा जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स. दिस इज, ये आप याद रखेंगे कि ये एक यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है. एंड दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, दैट इज इन ए यूनिडायरेक्शनल way energy flow occurs in a unidirectional way. Coming on to question number 7. Question number 7 here is, consider the following statements. Option number 1, Animal Welfare Board of India was established under the Environment Protection Act 1986. Option number 2, National Tiger Conservation Authority is a statutory body. Option number 3, National Ganga River Basin Authority is chaired by Prime Minister. Which of the following given above is or correct? Option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C 2 only, option D 1, 2 and 3. I hope कि आपने करेक्ट आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3 ओनली. देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ देखेंगे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. नो, दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज and promotes animal welfare in the country. This is the job of Animal Welfare Board, and this was set up in 1962, not in 1986. This was established in 1962 in accordance with section 4 of the prevention of prevention of cruelty to Animals Act 1960. Under Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. This was set up in 1962. So option 1 here is incorrect. And जो श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल थी, she pioneered the setting up of the board under the stewardship of श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल. दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड विद इट्स हेडक्वार्टर्स, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? चेन्नई में. चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर्स है. कमिंग ऑन टू ऑप्शन नंबर 2, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. देखिए, दिस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2009. This was established in 2009 regarding tiger reserves, and this was constituted under Wildlife Protection Act 1972. This National Tiger Conservation Authority, this was established in 2009 under Wildlife Protection Act 1972, and this is a statutory body, means that it is a नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप बाय पार्लियामेंट. यानी कि आपको कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके मतलब कोई भी प्रोविजन नहीं मिलेगा. दिस इज a नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप बाय पार्लियामेंट. उसके बाद कमिंग ऑन टू थर्ड ऑप्शन इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. राइट, दिस इज अगेन करेक्ट हियर. दिस नेशनल गंगा NGRBA is chaired by Prime Minister,
एंड उसके जो मेंबर्स है वो है यूनियन मिनिस्टर कंसर्नड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो कि उसके यूनियन मिनिस्टर है। एंड जिन स्टेट से गंगा बहती है लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल है, वहाँ के जो सीएम है वो इसके मेंबर्स है। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 2 and 3 is correct here. Coming on to your last question is here, vultures which were used to be very common in Indian countryside some years ago or rarely seen nowadays, this is attributed to, उसके पीछे काज क्या है कि अब ये ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको इंडिया में, जो इंडिया के कंट्री साइड है यानी कि गाँव में अब ज़्यादा ये नहीं पाए जाते हैं। The destruction of their nesting sites by new invasive species. Option B, a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle. And option C, scarcity of food available to them. Option D is widespread, persistent and fatal disease among them. I hope यहाँ पे आपने correct option guess कर लिया होगा. The correct answer to this question number 8 is a drug used by cattle owners for treating their डिजीज़ड कैटल। देखिए, एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता था डाइक्लोफिनेक यूज़ होता था फॉर ट्रीटिंग एनिमल्स, ये ड्रग यूज़ होता था। एंड जैसे ही वो एनिमल्स उनकी डेथ होती थी, उनके सैरकेसेस पे वल्चर्स आते थे उनका वो मांस खाने, और जैसे ही वल्चर्स वो मांस खा लेते थे उनके अंदर ये ड्रग जाता था, ड्रग डाइक्लोफिनेक उनके अंदर जाता था, जिससे उनका रीनल फेलियर होता था एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है इसी ड्रग डाइक्लोफिनेक से। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जो हमने किया ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। सो लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर and also subscribe to this YouTube channel Triple S. Thank you. Have a good day.